नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 10 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसे नहीं देखें वो ऊपर का बटन या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके कहा कि मंगल ग्रह की गहराई के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा निम्न में से किस मिशन की घोषणा किया गया था। तो देखिए किसका किया गया था, ये क्या गया था, इनसाइट मिशन का। ठीक है, देखिए नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के द्वारा मार्स रोवर मिशन को 2020 में लॉन्च करने की योजना है। मार्च 2020 इनसाइट मिशन नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। यह लाल ग्रह की रोबोटिक खोज का एक दीर्घकालिक प्रयास था। मंगल 2020 मिशन 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो प्राचीन सूक्ष्मजीव जीवन के संकेतों की खोज करना है। उसके बाद जान लीजिए कि नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के द्वारा मार्स रोवर मिशन चट्टानों और मिट्टी को भी इकट्ठा करेगा। इसमें मंगल ग्रह के वायुमंडल से ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक परीक्षण विधि शामिल होगा। मंगल 2020 अंतरिक्ष यान एक निर्देशित प्रवेश वंश और लैंडिंग प्रणाली का उपयोग करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे कहा कि वर्ष 2019-20 में भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ है। तो देखिए कहाँ पर हुआ, ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, देखिए यह भारत के कुल कपास उत्पादन का 29.78% उत्पादन करता है। इसे भारत का कॉटन पोलिस भी कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में कपास का लगभग 2/3 उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से भारत की कपास टुकड़ी के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने 2019-20 में भारत का कपास उत्पादन 29 मिलियन गांठ होने का अनुमान लगाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम। देखिए मलेरिया, प्लाज्मोडियम समूह के सूक्ष्मजीव मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। केवल एनोफिलीज मच्छर ही संक्रमण फैला सकते हैं जो इनके काटने से फैल सकता है। मच्छर की लार में मौजूद परजीवी काटने के माध्यम से पीड़ित के रक्त में हस्तांतरित हो जाता है। परिपक्व होने और प्रजनन करने के लिए परजीवी यकृत तक जाते हैं। मनुष्य में 5 अलग अलग प्लाज्मोडियम प्रजातियों को अनुबंधित करने और फैलने की क्षमता होती है। उसके बाद जान लीजिए कि पी फॉल्सीफेरम मलेरिया से संबंधित मृत्युओं का सबसे प्रमुख कारण है, जबकि पी वैक्सेका पी ओवले और पी मलेरिया है आमतौर पर बीमारी के कम गंभीर रूप का कारण बनते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि पी नोलेसी शायद ही कभी मनुष्यों को बीमारी से संक्रमित करता है। बुखार, थकावट, मतली और सिरदर्द मलेरिया के विशिष्ट लक्षणों में से एक है। अधिकतर स्थितियों में दौरे, कोमा, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहा कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने देश पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को रूस में विजय दिवस जुलूस में भाग लिया है। तो किसने लिया, देखिए जर्मनी पर लिया है। ठीक है, कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित विजय जुलूस में भाग लेने के लिए जून की अंतिम सप्ताह में मॉस्को का दौरा किया था। जुलूस का जो आयोजन है वो रूसी और अन्य मित्र सेनाओं की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की नाजी सेनाओं पर सोवियत संघ की जीत की याद में रूस हर वर्ष 9 मई को विजय दिवस मनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि रूसी सेना इस घटना को चिन्हित करने के लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर और अन्य शहरों में जुलूस आयोजित करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा लाभकारी कट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दीमक हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। देखिए दीमक छोटे कीड़े हैं जो उपनिवेशों में रहते हैं और उनकी अलग अलग जातियां होती है और वे लकड़ी या अन्य मृत पौधों का भोजन करते हैं जो अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। देवदारू वर्ग या वैकल्पिक रूप से टर्मिटिडीज संघ के अंतर्गत आता है। यद्यपि दीमक संपत्तियों को गंभीर संरचनात्मक क्षति पहुंचाती है, लेकिन वे लोगों और पालतू जानवरों पर हमला करने या काटने के लिए नहीं जाने जाते हैं और न ही वे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे किस भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2014 में उन सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज को तेजी से प्राप्त करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था। तो देखिए ये किया गया था कौन, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। देखिए मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लॉन्च किया था। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की ओर ले जाने और वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने का लक्ष्य कर रखता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत में सभी उपलब्ध टीकों के साथ बच्चों और गर्भवती महिलाओं की उच्च कवरेज सुनिश्चित करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा देश 2019 में दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये चीन हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, सोने का खनन एक वैश्विक व्यवसाय है जिसका संचालन अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर होता है और सोना व्यापक रूप से अलग अलग प्रकार और स्तर की खदानों से निकाला जाता है। देश के स्तर पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक था और कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 9% भाग खतरा रखता था वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। तो देखिए कौन नहीं है, यहाँ पे क्यूबा नहीं है, ठीक है, क्यूबा। देखिए, वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अलग अलग और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। 189 सदस्य देश हैं, 170 से अधिक देशों के कर्मचारियों और 130 से अधिक स्थानों पर कार्यालयों के साथ जाता है। विश्व बैंक समूह एक अद्वितीय वैश्विक साझेदारी है। 5 संस्थान स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे हैं जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करते हैं और साझा समृद्धि का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे कि बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे। तो देखिए ये कौन, तो होमी जहांगीर भाभा थे। देखिए, होमी जहांगीर भाभा एक भारतीय परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक संस्थान संस्थापक, निर्देशक और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भौतिकी के प्रोफेसर थे। डॉक्टर भाभा ने जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान टोरंबे मुंबई की स्थापना किया था। बाद में AEET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिएगा कि 21वें राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन किया गया था कहाँ पर। तो देखिए ये किया गया था कहाँ पर, तो गोल्ड कोस्ट में। देखिए 2018 राष्ट्रमंडल खेलों को आधिकारिक तौर पर 11वां राष्ट्रमंडल में भी जाना जाता है, खेल के रूप में जाना जाता है और इसे गोल्ड कोस्ट 2018 के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रमंडल के सदस्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल कार्यक्रम था जो 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना बनाने वालों में से एक था। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा असदुल्ला खान था, ठीक है, असदुल्ला खान। देखिए काकोरी षड्यंत्र, जिसे काकोरी षड्यंत्र मामला या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, 9 अगस्त 1925 को उत्तर मध्य भारत के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य में हुई सशस्त्र ट्रेन एक्शन को संदर्भित करता है। ब्रिटिश भारत की सरकार ने तब 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ एक अदालती मामला स्थापित किया जिन पर कथित तौर पर शामिल होने का आरोप था। काकोरी ट्रेन एक्शन मामले में शामिल क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा कि कमजोर अम्ल और उसके लवण का गोल क्या कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाएगा, ये कहलाता है उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहलाता है। देखिए एक बफर विलयन एक कमजोर अम्ल और उसके संयुग्म क्षार या स्वयं क्षार का एक जलीय मिश्रण है। जब इसमें एक प्रबल अम्ल और एक क्षार की मामूली मात्रा मिलाई जाती है तो पीएच में लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता है। बफर की 2 मुख्य श्रेणियां क्षारीय और अम्लीय बफर विलयन है। अम्लीय बफर्स ऐसे विलयन होते हैं जिनमें एक कमजोर अम्ल और एक लवण होता है और उसका पीएच 7 से कम होता है। पीएच को तटस्थ यहाँ तक कि थोड़ा क्षारीय रखने के लिए कई कॉस्मेटिक और व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों के उत्पादन में बफर विलयन नियोजित किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कि रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। देखिए मुंशी प्रेमचंद को 20वीं सदी के पूर्वार्ध के महानतम हिंदी लेखकों में से एक माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर और ईदगाह इनकी कुछ रचनाएं हैं। शुरुआत में 1907 में इन्होंने सोज अ वतन नामक पुस्तक में 5 लघु कहानियों का संग्रह प्रकाशित किया था। प्रेमचंद का जो लेखन उनकी आकर्षक कहानी कहने और सरल भाषा के उपयोग के कारण अलग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन कभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना था। तो देखिए कौन नहीं बना था, देखिए कौन कभी नहीं बना था, तो लुईस फ्रिचट ये कभी नहीं बना था, ठीक है। देखिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है, इसीलिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक भी सचिव नियुक्ति को वीटो कर सकता है। उसके जान लीजिए कि कनाडाई राजनयिक और लोक सेवक लुईस फ्रिचेट ने 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव का पद संभाला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि दुनिया की सबसे लंबी समुद्री बिजली केबल पर लिंकन शेयर में निर्माण शुरू हो गया जो दोनों देशों के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए ब्रिटेन और देश के मध्य चलेगा। तो ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य चलेगा, ठीक है। देखिए यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के मध्य विदेशी संबंधों को ब्रिटिश डेनिश संबंधों के रूप में जाना जाता है। डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम प्रत्येक के दूतावास एक दूसरे की राजधानी शहरों में हैं। ब्रिटेन की नेशनल ग्रिड के द्वारा 1.6 बिलियन यूरो के नॉर्थ सी लिंक को दुनिया का सबसे लंबा समुद्री इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्टर के रूप में संदर्भित किया गया है। NSL का लक्ष्य जो है वो अमेरिका और नॉर्वे दोनों के जल विद्युत का उपयोग करना होता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे कहा कि दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी डिब्बे को छोड़ने से इनकार करने पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो देखिए ये क्या कहता है कहाँ पर, पीटर मेट्सबर्ग में, ठीक है। देखिए दक्षिण अफ्रीका के पीटर मेट्सबर्ग शहर का प्राथमिक रेलवे स्टेशन पीटर मेट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है। गांधी को 7 जून 1893 को पीटर मेट्सबर्ग जाने वाली ट्रेन में केवल श्वेत लोगों की गाड़ी से जबरन खींच लिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रत्येक सवारी डिब्बे को जाति के द्वारा बांटने वाले कानून को तोड़ा था।
1893 में महात्मा गांधी को इस स्टॉप पर एक ट्रेन से जबरन उतार दिया गया था क्योंकि वह प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए इसका मुख्य केंद्र बिंदु केवल भारत के शहरी क्षेत्र में स्वच्छता प्राप्त करना, यही सही नहीं है यहाँ पे। देखिए भारत सरकार ने खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए 2014 में एक राष्ट्रव्यापी प्रयास स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। भारत सरकार देश के सड़कों, राजमार्गों और 4041 वैधानिक कस्बों में बुनियादी स्वरूप को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। शहरों के लिए स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में खुले में शौच को खत्म करना, गंदे शौचालय को प्लस शौचालय में बदलना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना, नगर पालिका के ठोस कचरे का प्रबंधन करना और अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना शामिल है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि पुकीनिया ग्रेमिनिस कवक का कारण बनता है। तो गेहूं में ब्लैक रस्ट कारक बनता है। देखिए पुकीनिया ग्रेमिनिस कवक गेहूं में ब्लैक रस्ट का कारण बनता है। इस रोग को गेहूं के तना रतुआ के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधे के दानों, तानों और पत्तियों को प्रभावित करता है। हेटेरोसिस पुकीनिया ग्रेमिनिस परजीवी को अपने जीवन को जटिल बनाने के लिए 2 साझेदारी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह विषम लैंगिक परिवारों से संबंधित है। गेहूं और केंटुकी नीली घास के तने में रस्ट पुकीनिया ग्रेमिनिस के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि भारत में पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये कहाँ पर है, ये तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया था। यह जापान की सहायता से पूरा हुआ था। बांध में निर्मित जलाशय को नास सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर का एक खंड है जो कंप्यूटर संसाधन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाओं को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो बूट प्रोग्राम के द्वारा सिस्टम में लोड होने के बाद कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को नियंत्रित करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उत्पादकता बढ़ाने और कंप्यूटर पर विशिष्ट संचालन के लिए बनाए गए प्रोग्रामों का एक संग्रह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि जीएसटी के तहत भारत में 4 कर दरें क्या क्या है। तो देखिए ये हो जाएगा 5%, 12%, 18% और एक 28% हो जाएगा। देखिए 5% का जीएसटी टैक्स स्लैब, सामान, मसाला आएगा, चपाती आएगा, खाद्य तेल आएगा, ब्रेड आएगा, पिज्जा, ब्रेड, मछली, खाखरा, चाय और कॉफी, ये सब आएगा 5% स्लैब में। ठीक है, उसके देखिए सेवाएं में विमान पट्टे, कच्चे और पेट्रोलियम परिवहन, भोजन ले जाना, इकोनॉमी, उड़ान, टिकट, ये सब आएगा। उसके देखिए जीएसटी टैक्स स्लैब 6% में। इसमें कौन कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें सामान जैसे फ्रोजन मांस, मांस प्रोसेस, जूस, सॉस, केक, अचार, उबली हुई चीनी, दूध से बने उत्पादन सेवाएं, उसके बाद बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट, होटल में रुकना, खाने पीने का, ये सब आएगा 6% में। 18% में क्या क्या आएगा। तो सामान मिनरल्स वाटर, कच्चा पास्ता, बिस्कुट, पेस्ट्री, सूप, कॉर्न फ्लेवर, करी पाउडर और पेस्ट, ये सब। सेवाएं में देखिए मूवी टिकट, होटल, दवा, ये सब आएगा 18% में। उसके 28% में देखिए क्या आएगा। सामान व्यतीत पानी, चीनी के साथ या बिना, इंस्टेंट कॉफी, चॉकलेट, प्रोटीन कॉफी, कस्टर्ड, सांद्रण से आदि सेवाएं देखिए होटल में ठहरने का बिल 7500 रुपये से अधिक है। जुआ, गो, कार्टिक, बेले, कैसीनो, ये सब में आएगा इसमें। ठीक है 28%। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा रासायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए ये होगा जलवाष्प, CO2 और CFC। जलवाष्प यानी कि H2O सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई से उत्सर्जित होता है। मीथेन पशुधन, कृषि और लैंडफिल से उत्सर्जित होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O उर्वरक, जीवाश्म ईंधन और बायोमास के जलने से उत्पन्न होता है। उसके देखिए ओजन में निचले वायुमंडल, क्षोमंडल में पाया जाता है और तापमान बढ़ाने में योगदान देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC और फ्लोरिनेटेड गैसें प्रशीतन और औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में उपयोग की जाने वाली सिंथेटिक गैसें होगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में 4 से अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो ये देता है धारा 144 के तहत। देखिए धारा 144 उपद्रव की आवश्यक मामलों या किसी ऐसी घटना के खतरे की आशंका होने पर लगाई जाती है जिससे परेशानी होने की आशंका हो। CRPC की धारा 144 आमतौर पर सार्वजनिक समारोह पर रोक लगाता है। इसका जो उपयोग है अतीत में उन विरोध प्रदर्शन को रोकने के साधन के रूप में प्रतिबंधित लगाने के लिए किया गया है जो अशांति या दंगों के कारण बन सकता है। आपातकालीन स्थिति होने पर धारा 144 लगाने का आदेश कार्यपालक दंडाधिकारी को दिया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि धारा 144 उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार में ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाती है जहां इसे लगाया गया है। ऐसे कृत्य के लिए अधिकतम सजा 3 साल की है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि यदि किसी लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो उसे लेंस की क्षमता क्या होगा। तो 4D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कहा कि COBOL कोबोल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये हो जाएगा।
कोबोल कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह 60 साल पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका आज भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे 1959 में कोड डायसल के डेटा सिस्टम भाषाओं पर सम्मिलित के द्वारा विकसित किया गया था। यह अंग्रेजी जैसे कंप्यूटर व्यवसाय के लिए उपयोगी की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। उसके देखिए वाक्य विन्यास को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए विकसित किया गया था। व्यावसायिक वातावरण में गैर प्रोग्रामर कोडिंग के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता के बिना ही इसे समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि व्यावसायिक लॉन्च से पहले कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का परीक्षण क्या कहलाता है? तो देखिए इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं बीटा परीक्षण। ठीक है, बीटा परीक्षण। देखिए बीटा परीक्षण किसी व्यावसायिक या आधिकारिक रिलीज से पहले कंप्यूटर उत्पादन के लिए एक प्रकार की परीक्षण अवधि है। लॉन्च से पहले बीटा परीक्षण को परीक्षण का अंतिम चरण माना जाता है। इसमें आमतौर पर बाहरी बीटा परीक्षण साइट और वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को उत्पादन का वितरण शामिल होता है। अन्य बीटा परीक्षण उत्पादन को इंटरनेट पर निःशुल्क परीक्षण डाउनलोड के लिए प्रस्तुत कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए ये हो जाएगा आर्टिकल 23 के अनुच्छेद 23 के तहत। देखिए अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। मानव तस्करी और भिखारियों और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 23 नागरिकों को न केवल राज्य से बल्कि निजी नागरिकों से भी बचाता है। अनुच्छेद 23 के अनुसार में संसद के द्वारा पारित कानून है। उसके बाद जान लीजिए कि महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956 में है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली जो है वो अधिनियम 1976 में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिपुरा शहर। ठीक है, देखिए भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार की सीमा नेपाल से लगता है। त्रिपुरा की कोई भी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। त्रिपुरा जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर है। राज्य शेष भारत से NH-44 के द्वारा जुड़ा हुआ है जो असम, मेघालय, उत्तरी बंगाल, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो देखिए ये हो जाएगा किसका? तो कनाडा का हो जाएगा। कनाडा उत्तरी अमेरिका के अधिकांश उत्तरी भाग पर कब्जा करता है। देश का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे इतना वर्ग किलोमीटर है कनाडा का। इसे पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा देश मानता है। इसकी तुलना में यह अमेरिका से थोड़ा बड़ा है। यह फ्रांस के आकार का 18 गुना है। इसमें 13 उपराष्ट्रीय प्रभाग, 10 प्रांत और 3 क्षेत्र हैं। कनाडा कई भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है और इसका परिदृश्य प्राकृतिक दृश्य की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधों को हरा रंग देता है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल वह वर्णक है जो पौधों को हरा रंग देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधों को अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए एक वर्णक आवश्यक है। क्लोरोफिल को फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है। फोटो रिसेप्टर विशेष रूप से निर्मित किए गए प्रोटीन होते हैं जो प्रकाश प्राप्त करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। चूंकि क्लोरोफिल एक फोटो रिसेप्टर है, यह प्रकाश का पता लगाने में सक्षम है। जब सूर्य का प्रकाश इन फोटो रिसेप्टर्स पर पड़ता है तो फोटो रिसेप्टर सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करने और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। देखिए मुद्रा का अवमूल्यन, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को मृदुगा का अवमूल्यन कहा गया है। अवमूल्यन तब होता है जब कोई देश जानबूझकर एक या अधिक विदेशी देशों के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है। सरकार अपनी मुद्रा की निश्चित या निर्धारित विनिमय दर बनाम दूसरे देश की मुद्रा की विनिमय दर को समायोजित करके ऐसा करती है। उसके बाद जान लीजिए कि अपनी मुद्रा को सस्ता बनाकर देश निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही विदेशी उत्पाद अधिक महंगे हो जाते हैं जिसलिए आयात गिर जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए वो था उस समय कौन? रामसे मैकडोनाल्ड था। देखिए रामसे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड FRS एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने यूके किंगडम के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जो लेबर पार्टी से संबंधित रखते थे। उन्होंने भारत में संवैधानिक सुधारों के मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण समझा था। इस उद्देश्य से उन्होंने लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया और सभी दलों तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए NH-8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सही यहाँ पे नहीं हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी कि NH-8 भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो असम के करीमगंज से त्रिपुरा के सबरूम तक चलता है। यह भारत के 4 लेन यानी कि 4 लेन, अधिकांश भागों में 6 लेन 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वित्त राजधानी मुंबई से जोड़ता है। कुल लंबाई 1428 किलोमीटर है। इसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि भारत का संविधान लागू हुआ था कब? तो ये हुआ था 1950 को। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1928 में नेहरू के द्वारा रखे गए पूर्ण स्वराज के विचार को याद किया जा सके।
अपने अंगीकरण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और यह एक लगभग 45,000 शब्द लंबा था। इसमें उसके बाद जान लीजिए कि यह अब तक का अपनाया गया सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान है। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बहस किया गया। सदस्यों ने संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किस वास्तुकार ने बनाया था? तो देखिए ये बनाया था जॉर्ज विटेट ने बनाया था। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया भारत के बॉम्बे में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक मेहराबदार स्मारक है। यह स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के अवतरण की स्मृति में बनाया गया था। जॉर्ज विटेट के अंतिम डिजाइन को 1914 में मंजूरी दिया गया था। स्मारक का निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग के अंत में मोपोलो बंदर क्षेत्र में तट पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो देखिए ये जीता है सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने। देखिए सुष्मिता सेन एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और एक मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय है। वह इससे पहले 1994 में 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया का ताज पहन चुकी है। लारा दत्ता एक भारतीय अभिनेत्री, उद्यमी और मिस यूनिवर्स 2000 प्रतियोगिता की विजेता है। उन्हें पहले मिस इंटरकॉन्टिनेंटल 1997 का ताज पहनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो ये किया था वास्को डी गामा ने किया था। देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की उनकी प्रारंभिक यात्रा बना। वो अटलांटिक और भारतीय महासागरों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग से यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले पहले व्यक्ति बने। वास्को डी गामा की भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज ने वैश्विक साम्राज्यवाद के युग का रास्ता खोल दिया था। इसने पुर्तगालियों को अफ्रीका से एशिया तक के रास्ते में एक दीर्घकालिक औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में भी सक्षम बनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा काम असम में हो जाएगा। ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य देहिंग पटकाई वन राष्ट्रीय उद्यान असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है। इसमें जो है 231.65 वर्ग किलोमीटर वर्षावन का क्षेत्र शामिल है। इसे 13 जून 2004 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 13 दिसंबर 2020 को असम सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया था। 9 जून 2021 को असम के वन विभाग ने आधिकारिक तौर पर इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे का कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो देखिए कौन था? ये था देखिए मीर उस्मान अली खान था। देखिए मीर उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के आखिरी निजाम थे। वह 29 अगस्त 1911 को 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने 1911 से 1948 के बीच हैदराबाद साम्राज्य पर तब तक शासन किया था जब तक भारत ने उस पर कब्जा नहीं कर लिया था। उन्हें महामहिम हैदराबाद के निजाम के रूप में अपनाया गया था। उन्हें व्यापक रूप से दुनिया के सर्वकालिक सबसे धनी व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या कि रमन अपने वाहन में पश्चिम दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो देखिए ये हो जाएगा उत्तल दर्पण को चुनना चाहिए। देखिए गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह पर ऊपर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह हमेशा किसी वस्तु की आभासी छवि से होता है। इसका जो उपयोग है वाहन में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यह देखने के क्षेत्र की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ दूर की दूरी पर स्थित वस्तुओं की पूर्ण आकार की कम छवि से भी है। देखने के क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण हम वाहनों के पीछे अधिकतम वस्तु को छवि देख सकते हैं। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।